हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आज हम बात करने वाला टॉप ऐसे 20 क्वेश्चंस के बारे में जो कि नीट 2023 में आने की संभावनाएं हैं, यानी कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से ही है। तो बच्चों चलिए हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि नंबर द आउटर मोस्ट। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन तो इंग्लिश में है, बट यहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा क्वेश्चन है कि नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। यानी कि बच्चों कहा जा रहा है ना कि एक सेल है और सेल का जो सबसे बाहर वाला बाउंड्री होता है उसका क्या नाम है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि यह एक एनिमल सेल है और यह एक प्लांट सेल है। ठीक है बच्चों, अब प्लांट सेल में देखते हैं तो सबसे बाहर होता है सेल वॉल, फिर इसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यह है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी है, और इसके है ये सेल वॉल। क्या बच्चों? सेल वॉल है। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है कि नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी सेल का सबसे बाहर वाला बाउंड्री का नाम क्या है। हम ऑप्शन अब देखेंगे। यहाँ पे अगर प्लांट सेल पूछा जाता था बच्चों तो वहां पे सेल वॉल हो सकता है, और अगर एनिमल सेल का पूछा जाता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं कि नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बच्चों ये आउटर मोस्ट नहीं है। फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्मल हमने एक एनिमल सेल को देखा, और एनिमल सेल का जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो है, यानी सबसे बाहर वाला जो कवरिंग है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों ये जो प्रश्न है जो पूछा जा रहा था कि कोशिका का सबसे बाहर वाला बाउंड्री का नाम क्या है, तो बच्चों उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में सेल वॉल नहीं है तो हमको सेल मेम्ब्रेन को टिक करना होगा। तो आपका ये जवाब सही है, यानी कि कोशिका का सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में पहुंचते हैं। हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। चलिए बच्चों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि किसने कोशिका सिद्धांत में परिवर्तन किया, किसने कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाइड किया। ऑप्शन है सिल्डेन और स्वान, रूडोल्फ विर्को, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। चलिए जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये वीवीआई प्रश्न भी है। चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बच्चों देखिएगा, ऑप्शन एक है सिल्डेन और स्वान। तो ये जो सिल्डेन और स्वान ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था, तो सेल थ्योरी दिया था। क्या किया था बच्चों? सेल थ्योरी दिया था। ओके, कब दिया था? तो 1838-39 ईस्वी में इन दोनों ने सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं। ये रॉबर्ट हुक है, इन्होंने सेल को खोजा था। रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था। अब बच गए रूडोल्फ विर्को। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो सेल थ्योरी था ना उसमें दो बिंदुएं थी कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, और क्या है, कोशिका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। तब रूडोल्फ विर्को आए थे और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से होती है। तो रूडोल्फ विर्को साहब ने क्या किया, तो कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाई करने का काम किया था। तो बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा रूडोल्फ विर्को, यानी कि इन्होंने ही क्या किया था, कोशिका सिद्धांत को
मॉडिफाई किया था। आई होप कि ये प्रश्न आपको याद होंगे, इसका जवाब आप जानते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, पहले ध्यान दीजिएगा, यह स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्को का है और इसका मतलब होता है कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिका से ही उत्पन्न होती हैं। और यह कथन किसका है बच्चों? रुडोल्फ विर्को का है। पिछले प्रश्न में हमने एक्सप्लेन किया था कि रुडोल्फ विर्को ने कोशिका सिद्धांत का मॉडिफिकेशन किया था, मतलब कि उसे रूपांतरित करने का काम किया था। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है किसने दिया था बच्चों? वो दिया था रुडोल्फ विर्को ने। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको प्रश्न बहुत बहुत पसंद आ रहे होंगे। तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और वैसे विद्यार्थियों को इसे शेयर कर दीजिएगा जिनका एग्जाम 2023 में है, यानी कि जो मई में एग्जाम होने वाली है उसमें है, ताकि इससे अगर प्रश्न पूछे जाए तो उनके एग्जाम में सहायता हो सके। जितना हो सके उतना शेयर कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि इसमें देखिए बच्चों 4 कथन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कथन में से कौन गलत है। यानी कि यहां पर हमको क्या करना है, जो गलत है रॉन्ग है उसको सिलेक्ट करनी है, जो इनकरेक्ट है उसको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए ऑप्शन की ओर पहुंचते और देखिएगा। पहला ऑप्शन है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। बिल्कुल बने होते हैं, आपको भी पता है कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमने शुरू में ही पढ़ा था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है और एक बेसिक यूनिट होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है ऑल इनएमिनेट थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, और ऑप्शन नंबर 4 है वायरस इज एसेलुलर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वायरस में कोई सेल नहीं होता है, तो वह एसेलुलर होता है, यानी कि ये जवाब सही है। ठीक है, अब बच गया ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा समझिएगा, हमने आपको बताया है कि एक जो यहां पे एक टर्म है इन एनिमेट, एक टर्म है इन एमिनेट। तो बच्चों देखिएगा, ये जो इन एमिनेट है इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि निर्जीव। क्या होगा बच्चों? निर्जीव, इसका मतलब होता है निर्जीव। तो यहाँ पे जो निर्जीव होते हैं क्या उसमें सेल पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है कि ऑल इनएमिनेट थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि कोई भी निर्जीव कोशिका का नहीं बना होता है। और ये कह रहा है कि सभी जीव जो है निर्जीव हैं वो सेल के बने होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट ये टोटली क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ये 3 नंबर है इस प्रश्न का वो सही हो जाएगा, यानी कि ये कथन गलत है। चलिए जी, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, जवाब आप दीजिएगा। चलिए जवाब देंगे आप कि देखिए एक प्रश्न है कि विच एलिमेंट इज मेनली ऑकर्स इन मिडिल लेमिला। बच्चों प्रश्न है कि इन चारों तत्वों में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम में से कौन सा जो तत्व है वो मिडिल लेमिला में मुख्य रूप से पाया जाता है? इसका जवाब आपको बच्चों जब आप मिडिल लेमिला पढ़े थे, सेल वॉल पढ़े थे ना, वहां पर यह हमने आपको बताया है कि क्या होता है, ये जो मिडिल लेमिला होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। चलिए इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा। जो मिडिल लेमिला है ना बच्चों, समझो जैसे क्या होता है ना, एक सेल है, ठीक है, एक सेल है और एक सेल को ये जो जोड़ने वाला परत होता है ना, ये जो जोड़ता है दोनों सेल को, इसी को हम लोग कहते हैं मिडिल लेमिला। क्या कहते हैं बच्चों? मिडिल लेमिला कहते हैं। अब समझिएगा, अब ये जो मिडिल लेमिला है ना, मिडिल लेमिला में देखिए क्या क्या पाया जाता है। मिडिल लेमिला में पाया जाता है कैल्शियम,
पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। अब देखो जो कैल्शियम पेक्टेट है यानी कि बोले तो कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है ना ये क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है किसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो बच्चों यहाँ पे ये एक प्रश्न है एनसीईआरटी का, आप पढ़ेंगे वहां पे लाइन में लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से जो मिडिल लेमिला होता है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, वो होगा ये कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि इन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन कंटेंट्स। तो बच्चों ये भी एनसीईआरटी का ही है, और बच्चों एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लिए तो 90 में से 85 क्वेश्चंस लगभग एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो सभी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए एनसीईआरटी की एक लाइन लिखे कि इन आरबीसी सेल मेम्ब्रेन कंटेंट्स, यानी कि एक आरबीसी का जो कोशिका झिल्ली होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो बच्चों उसमें 52% प्रोटीन पाया जाता है और 40% लिपिड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का जो वैल्यू है वो अलग अलग कोशिकाओं के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग प्रकार की झिल्ली के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने यहाँ पे आपको आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है और लिपिड की मात्रा क्या होती है इसको हमने बताया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका जवाब हो जाएगा दोनों, यानी कि आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें 1% प्रोटीन और 40% लिपिड पाया जाता है। बच्चों क्वेश्चंस आप नोट डाउन करते चलेंगे। अब अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल, यानी कि इसमें से कौन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल है, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग है। बच्चों एक बात समझिए, सेमी का मतलब होता है अर्ध और ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब अपने आप काम करने वाला। यानी कि यहाँ पे हम आपको बता दें, कहने का मतलब यही है कि जो ये कोशिकांग है इसके पास पूरा पूरा कंट्रोल नहीं है, जबकि थोड़ा सा कंट्रोल है, आधा कंट्रोल है, यानी कि अपने आप को विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास इतना कंट्रोल है। तब बच्चों देखिएगा सेमी ऑटोनोमस में हमने पढ़ा है जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल होते हैं, तो बच्चों उसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिल्स आते हैं, यानी कि दो ऑर्गेनिल्स आते हैं, एक को क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए कि इसमें से कौन सेमी ऑटोनोमस है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये सही जवाब है। बट यहाँ पे एक रीजन जानिए कि इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल कहते क्यों हैं। बच्चों इसका रीजन यही है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है, इसमें खुद का अपना डीएनए पाया जाता है, यानी कि जिस कोशिकांग में खुद का अपना डीएनए पाया जाएगा वो अपने आप को विभाजित कर सकता है और उसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल का दर्जा देते हैं। तो बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल के अंतर्गत आता है। तो जवाब इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर इसका। चलिए जी, अब अगला एक प्यारा सा प्रश्न है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन वाज। बच्चों ये है पूरी तरह से एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी का लाइन है। चलो बताओ बच्चों कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन किसने दिया। ये एक प्रश्न क्या है, एक्सपेक्टेड प्रश्न है किसके लिए बच्चों, ये एक्सपेक्टेड प्रश्न है, नीट के लिए पूछा जा सकता है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन वाज पब्लिश्ड बाय, यानी कि जो कोलाजन है उसका ट्रिपल हेलिकल यानी कि त्रिविमीय, कहने का मतलब यहाँ पे जो होता है ना इसमें जो हेलिक्स होता है ना, कुंडलन होता है, तो उसका जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है कोलाजन का उसको दिया किसने था। तो बच्चों क्या उसे रॉबर्ट हुक ने दिया था, कि रुडोल्फ विर्को ने दिया था, कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, कि जीएन रामचंद्रन ने दिया था। तो बच्चों एक बात सुनिए, जब आप चैप्टर को ये सेल द यूनिट चैप्टर को आप जैसे ही एनसीईआरटी से ओपन कीजिएगा तो वहां पे आपको एक पेज दिखाई देगा जहां पे आप देखिएगा कि जीएन रामचंद्रन के बारे में बताया गया है।
थोड़ा सा वेट किए, हम दिखाते हैं आपको। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होना चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे, हाँ देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये चैप्टर की शुरुआत हो रही है, और चैप्टर के शुरुआत में जस्ट ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे है जीएन रामाचंद्रन, और ये क्वेश्चन यहीं से एराइज किया गया है कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन वन पब्लिश्ड बाय, यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट है कि कोलाजन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको जीएन रामाचंद्रन ने दिया था। तो बच्चों इसका जवाब डायरेक्टली आप याद रखिए, जीएन रामाचंद्रन। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बहुत प्यारा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर नोन, यानी कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आप बोलेंगे सर 2 प्रकार की होती, बट बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर जनरली पूछा जाए कि सेल कितने प्रकार के होते हैं तो आपका जवाब होगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार की कोशिकाएं आप जान चुके हैं, 3 प्रकार के। और अगर केंद्रक के आधार पर पूछते तो कहिएगा 2 प्रकार का। यानी कि यहाँ पे बच्चों हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स आर नोन, कितने प्रकार के कोशिकाएं जाने जा चुके हैं, 3 प्रकार के। अब बोलेंगे सर ये तो कंफ्यूजन लग रही है, चलिए थोड़ा सा सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा ये जो सेल है ना बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिएगा एक तो होता है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल, और तीसरा होता है मेसो कैरियोटिक। मेसोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल। तो बच्चे हुए ना 3 प्रकार के। तो आप याद रखिएगा कि जनरली जो कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। ये जो प्रश्न का जो जवाब है कि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, कुछ ही लोगों को पता होती है। तो अब आप भी जान गए कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आज से जानिए कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, और एक जो सेल है जिसको नाम है मेसोकैरियोटिक सेल, वो होता है। एक्चुअली बच्चों देखिएगा, यह जो मेसोकैरियोटिक सेल होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच वाला होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो जवाब था वो क्या था, नंबर 3, यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाएं जानी गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, यानी कि इसमें से कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है। तो बच्चों हमने आपको बताया भी है कि जो सेल थ्योरी है उसमें एक्सेप्शन में वायरस सबसे बेस्ट है, यानी कि सबसे अधिक प्रभावशील है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, वायरस होगा। क्योंकि देखिएगा सेल कहता है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका का बना होता है, लेकिन वायरस में कोशिका नहीं पाया जाता है। ठीक है, और पता है कि जो वायरस होता है कि जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर जाकर के ये जिंदा हो जाता है, यानी कि जैसे ही अब कोशिका के अंदर गया ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर कोशिका से इसको जब बाहर कर दिया जाएगा ना, तो एक्चुअली ये इनएक्टिव रूप में रहता है, मतलब कि ये जिंदा नहीं रहता है, मरा हुआ रहता है। इसलिए बच्चों पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम इसको कहते हैं। और ये सेल थ्योरी का एक बड़ा सा एक्सेप्शन है। चलिए बच्चों, ये वायरस है। ओके, अगला प्रश्न है कि द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, यानी कि जो कवक होता है उसका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है। तो बच्चों आपने बैक्टीरिया का भी सेल वॉल जाना है, से ये बैक्टीरिया हो गया, प्लांट का भी सेल वॉल जानते हैं, एल्गी का भी जानते हैं, ये फंगी का भी जानते ही होंगे। तो चलिए बताइए कि फंगी का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, क्या स्टार्च का बना होता है, कि काइटिन का बना होता है, कि सेलुलोज का बना होता है, कि पेक्टिन का बना होता है। चलो बताओ। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा काइटिन, क्योंकि जो कवक होता है ना
उसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। जबकि हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, तो हेमी सेलुलोज, सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि विच ऑर्गेनिल आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एप्रेटस और क्लोरोप्लास्ट। और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जो कोशिकांग है केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, इन चारों कोशिकांगों में से कौन सा कोशिकांग है जो हमेशा और केवल जंतुओं में ही, जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, प्लांट में दूर दूर कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि प्लांट में पाया ही नहीं जाता है। चलिए बताइए बच्चों, अब इसका प्रश्न का जवाब आप तभी दे पाइएगा जब आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डिफरेंस जानिएगा, यानी कहने का मतलब दोनों का जो डायग्राम है उसको आप कंपेयर करेंगे तब जाकर के पता चलेगा। तो एक बात जानिए बच्चों, ये सेंट्रियोल जो होता है ना केवल और केवल एनिमल में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, गोल्गी एप्रेटस भी और क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा कोशिकांग केवल एनिमल में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा सेंट्रियोल। क्या हो जाएगा बच्चों, होगा सेंट्रियोल। ठीक है जी, चलिए इसका जवाब था सेंट्रियोल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द बिगेस्ट एनिमल सेल, यानी कि सबसे बड़ा एनिमल सेल कौन सा है। चलो बताओ सबसे बड़ा एनिमल सेल। ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रिच एग शुतुरमुर्ग का अंडा, हेन्स एग मुर्गी का अंडा, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और या माइकोप्लाज्मा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए चलिए चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कोशिका माना जाता है, जो कि एनिमल सेल है। तो ऑप्शन ये ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इन सम बैक्टीरिया द आउटर मोस्ट लेयर इज अ लूज शीथ लेयर कॉल्ड एज, यानी कि कहा जा रहा है ना, आपने जब पढ़ा होगा ना बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा, तो उसमें ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा था आपने। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स में हमने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि जो लेयर है उसका जो वॉल है उसमें अगर क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो लूज होता है, यानी कि एक बोले तो सॉफ्ट होता है। क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट होता है, लूज होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर। लेकिन अगर कठोर हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, हार्ड हो जाए, रिजिड हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैप्सूल कहेंगे। लेकिन स्मूथ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर कहेंगे। और क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, इन सम बैक्टीरिया द आउटर मोस्ट लेयर इज लूज शीथ, यानी कि अगर लूज शीथ के रूप में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर वही रिजिड यानी कि कठोर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैप्सूल। क्या बोलेंगे बच्चों, कैप्सूल, याद रखिएगा। अब ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब बताइए कौन है इसमें सबसे छोटी कोशिका, बताइए बताइए कौन सी है सबसे छोटी कोशिका। क्या बैक्टीरिया है, कि माइकोप्लाज्मा है, कि एस्ट है, कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो आपको एकदम आंख बंद करके इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए कि वो है माइकोप्लाज्मा। और हमने आपको बताया भी है कि इसका जो साइज होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि ये बहुत बहुत छोटा होता है। यानी इस पृथ्वी का सबसे छोटा जो कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है कि द एसोसिएशन ऑफ मोर देन वन राइबोसोम्स विद अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एमआरएनए कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज। ध्यान समझिए बात क्या की जा रही है। हमने आपको बताया था ना पॉलीराइबोसोम के बारे में, ठीक है। या उसके पहले आप देखिए, आप जानते हैं जैसे कि ये क्या है, एमआरएनए है। क्या बच्चों, ये है mRNA। और हमने आपको बताया था कि जो mRNA है अगर क्या रहे, इससे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए, बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए बच्चों, बहुत सारे
राइबोसोम जुड़ जाए। ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे तो होगा यही बच्चों कि ये ग्रुप में हो जाएंगे, और ग्रुप में हो जाएंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा इसका कि इसे हम लोग पॉली राइबोसोम कह लें, या आप इसे पोलिसोम भी कह सकते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाएं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, तो कह नहीं है उसे हम लोग बोलेंगे पोलिसोम। क्या बोलेंगे बच्चों, पोलिसोम कहेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा कि जब जो ये राइबोसोम क्या होंगे, समूह में होंगे, तो उसको हम लोग पोलिसोम कहेंगे। अगला प्रश्न है कि हाउ मच डायमीटर इज द राइबोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या बच्चों, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और उसमें डीएनए का डायमीटर क्या है, बताओ। चलो बताओ, डीएनए नहीं सॉरी, राइबोसोम का डायमीटर क्या है एक प्रोकैरियोटिक सेल में। बच्चा लोग पूरी तरह ये एनसीईआरटी है, पूरा पूरा कहाँ से लाइन उठा गया है, एनसीईआरटी से उठाया गया। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना बच्चों, वो एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से निकाले गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मच डायमीटर इज द राइबोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम होता है उसका व्यास कितना होता है, डायमीटर कितना होता है। तो बच्चों एनसीईआरटी में लिखा गया 15 से 20 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, 20 है और ये 15 भी है, तो जो मेजर होता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो जवाब क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा 20 नैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी कि बच्चों यहाँ पे कॉलम दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सही है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए रॉबर्ट हुक, तो बच्चों रॉबर्ट हुक ने क्या किया था जी, रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था, चलो सही बात है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा था। सिल्डन और स्वान ने क्या किया था, लेकिन स्वान नहीं है, सिल्डन है, सेल थ्योरी को दिया था। ठीक है, और रहा ये कैमिलो गोल्गी साहब का, इन्होंने खोजा था, जब 3 हो गए तो ये इनका गोल्गी अपरेटस। यानी कि यहाँ पे देखिएगा पी का, ध्यान समझिए, जो यहाँ पे कॉलम 1 है उसमें पी है, तो पी का जो है, पी का हो जाएगा 3, क्यू का हो जाएगा 4, और आर का हो जाएगा 1, और एस का हो जाएगा 2। तो देखेंगे P3 Q4 R1 S2, यानी कि बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब है ना वो हो जाएगा ए, यानी कि ये वाला। ठीक है, चलिए जी, आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए क्या है, ये है इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है कि नो मेम्ब्रेन सराउंड दिस ऑर्गेनेल, यानी कि इसमें 4 कोशिकाएं दिए गए हैं, लाइसोसोम, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस। यानी कि 4 संरचनाएं दी गई है और कह जा रही हैं कि नो मेम्ब्रेन सराउंड दिस ऑर्गेनेल, इसमें यानी कि इसमें चारों में से किस में या कौन सा है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा होता है, किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा होता है। तो बच्चों कौन सा है जो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घिरा होता है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों लाइसोसोम, तो लाइसोसोम इकाई झिल्ली के द्वारा यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है। दूसरा है न्यूक्लियोलस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सेल है और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूक्लियोलस है ना इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं होता है। और यहाँ पे गोल्गी बॉडी की बात करेंगे तो इसमें भी झिल्ली होता है, और न्यूक्लियस में तो डबल झिल्ली होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ये न्यूक्लियोलस, यानी कि बच्चों ये जो केंद्रिका होती है ना वो किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा नहीं घेरी होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन होगा बी। आप भी बच्चों कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा हमारे बताने के पहले ही, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है।
अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें से पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दिया, राइबोसोम, मेसोसोम, वैक्यूल और लाइसोसोम, चारों में से कौन ऐसा संरचना है जो कि झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा होता है। तो बच्चों चलिए, पहला है राइबोसोम, दूसरा मेसोसोम, तीसरा वैक्यूल और चौथा है लाइसोसोम। अगर हम नीचे से बात करें तो लाइसोसोम में झिल्ली के द्वारा घिरा होता है, वैक्यूल में भी झिल्ली पाया जाता है जिसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। मेसोसोम में क्या होता है, तो मेसोसोम भी सेल मेम्ब्रेन से ही बना होता है। और बच गया राइबोसोम। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम किसी भी झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा होता है, ये विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है। तो बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा राइबोसोम। क्या होगा जी, राइबोसोम हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। सभी क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चंस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको किसी प्रकार से ऐसा नहीं लग रहा होगा कि सर हमने ये कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है, आपने सारे कंसेप्ट पढ़ा है। बस आप ध्यान लगाइएगा और जवाब दे दीजिएगा। एक और बात ध्यान दीजिए बच्चों कि इसमें एग्जाम में ना आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना होता है, धैर्य से काम लेना होता है और डिसीजन थोड़ा सा जल्दी लेना होता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। बायो से 90 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, आप धैर्य से प्रश्न को एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, थोड़ा सा स्पीड में पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि गलतियां ना हो। बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो आधा आधा क्वेश्चन पढ़ के उसको क्या कर देते हैं, जाकर के टिक कर देते हैं। जब पूरा पढ़ते हैं तो लगता है कि लो ये तो हमने गलत कर दिया। तो बच्चों धैर्य से काम लेना है और ऐसे प्यार प्यारे क्वेश्चन को करते रहना है। कि चलिए देख लिया हमने कि राइबोसोम होता है वो किसी भी झिल्ली के द्वारा नहीं घिरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइबोसोम इसका सही जवाब होगा। आगे पहुंचते हैं। तो बच्चों इस जो वीडियो था उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं नीट के लिए। 11 और 12 दोनों जो ईयर्स हैं उसके कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाएंगे, जिसके साथ साथ हम यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भी करेंगे, डीपीपी भी लेके आएंगे आपके लिए। बच्चों हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। बस आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से लेक्चर के साथ, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी तरह डिटेल में, एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।